10 साल की प्रिया जो उत्तर प्रदेश के एक गरीब गांव शांतिपुर में रहती थी की कहानी है। एक दिन प्रिया को पेट में बहुत तेज दर्द के साथ अस्पताल लाया गया और जब डॉक्टरों को पता चला कि वह 10 साल की उम्र में गर्भवती है तो वे हैरान रह गए। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात इसके पीछे का रहस्य था जिसने सभी को रुला दिया और एक ऐसे काले सच का खुलासा किया जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। शांतिपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा एक शांत गांव था। यहाँ के लोग खेती और मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। जीवन सादा लेकिन कठिनाइयों से भरा था। प्रिया का परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। प्रिया एक टूटे फूटे फूस के घर में पली बढ़ी। उसके पिता मोहन लाल एक गरीब किसान थे। उसकी माँ शांति देवी कबाड़ बीनकर अपने 2 बच्चों प्रिया और उसके भाई का पेट पालती थीं। प्रिया सबसे छोटी थी। उसका भाई राहुल 15 साल का था, एक दुबला पतला लड़का जो अक्सर अपने पिता की मदद के लिए स्कूल छोड़ देता था। प्रिया सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन वह एक गांव की बच्ची की सादगी भरी सुंदरता लिए हुए थी, जिसके काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सुबह की धूप जैसी मासूम मुस्कान थी। उसे ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। वह अपनी माँ द्वारा सिखाए गए कुछ बुनियादी अक्षर ही जानती थी। उसका ज्यादातर समय घर पर अपनी माँ की मदद करने या गांव के दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने में बीतता था। गांव के लोग प्रिया को उसकी मासूमियत और आज्ञाकारिता के लिए बहुत प्यार करते थे। लेकिन प्रिया की शांतिपूर्ण जिंदगी अगस्त की एक बरसाती दोपहर में अचानक बिखर गई। उस दिन प्रिया अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेल रही थी कि अचानक वह पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीना बहने लगा। शांति देवी घबराकर अपनी बेटी को गले लगाकर बोलीं, प्रिया तुम्हें क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है, माँ को बताओ। प्रिया रोते हुए कमजोर आवाज में बोली, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। मोहन लाल जल्दी से साइकिल चलाकर प्रिया को गांव के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टर ने सिर हिला दिया। इतना तेज दर्द है, इसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाना होगा, मैं इसे नहीं संभाल सकता। परिवार घबरा गया और तेज बारिश में अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल उधार लेकर प्रिया को जिला अस्पताल ले गया। आपातकालीन कक्ष में रमेश शर्मा एक अनुभवी डॉक्टर ने प्रिया को देखा जो दर्द से लगभग बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने उसकी जांच की और फिर अचानक एक नर्स को बुलाकर कहा, तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाओ, जल्दी करो। शांति देवी बाहर चिंता में खड़ी थीं और डॉक्टर से पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है, उसे तो बस पेट में दर्द है, स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्यों बुला रहे हैं शर्मा ने मुड़कर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिया गर्भवती है। गर्भ 3 महीने से ज्यादा का है और पेट दर्द गर्भपात के लक्षण हैं। यह सुनकर मोहन लाल कुर्सी पर गिर पड़े और चिल्लाए, क्या मेरी बेटी 10 साल की है? वह गर्भवती कैसे हो सकती है? डॉक्टर आपसे गलती हुई है, यह असंभव है। शांति देवी फूट फूट कर रोने लगी। आपातकालीन कक्ष के सभी डॉक्टर हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 10 साल की बच्ची गर्भवती हो सकती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ अनिता सिंह ने आकर अल्ट्रासाउंड से पुष्टि की। हाँ, गर्भ 3 महीने से ज्यादा का है, लेकिन प्रिया बहुत छोटी है, उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता, तुरंत आपातकालीन ऑपरेशन करना होगा। प्रिया को गंभीर हालत में ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मोहन लाल और प्रिया कालीन नाइक ऑपरेशन में पोस्टी है। शांति देवी बाहर गलियारे में घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। यह खबर अस्पताल और फिर पूरे शांतिपुर गांव में आग की तरफ फैल गई, जिससे सभी हैरान रह गए। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद अनिता बाहर आईं। उनका चेहरा उदास था। हमने प्रिया को बचा लिया है, लेकिन गर्भ नहीं बच सका। उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन सवाल यह है कि उसे गर्भवती किसने किया। यह सामान्य नहीं है, हमें पुलिस को सूचना देनी होगी।
मोहनलाल ने दीवार पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? मैं उसे मार डालूंगा। प्रिया गहन चिकित्सा कक्ष में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें कमजोर थीं। उसे नहीं पता था कि एक ऐसा रहस्य खुलने का इंतजार कर रहा था जो हर किसी को रुला देगा। अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में प्रिया लेटी हुई थी। उसका छोटा शरीर ड्रिप और मेडिकल मशीनों के तारों में उलझा हुआ था। मोहनलाल और शांति देवी गलियारे में एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। शांति देवी ने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, मोहन, प्रिया सिर्फ 10 साल की है। वह गर्भवती कैसे हो सकती है? हमारी बच्ची के साथ किसने ऐसा किया? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मोहनलाल ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मेरी बच्ची अभी छोटी है। इतना क्रूर कौन हो सकता है? डॉ रमेश शर्मा और डॉ अनिता सिंह पास ही खड़े थे। उनके चेहरे पर भी उदासी और चिंता थी। डॉ अनिता ने मोहनलाल से कहा, मोहन जी, प्रिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमज़ोर है। उसे ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। एक 10 साल की बच्ची का गर्भवती होना किसी के बुरे काम का नतीजा है। आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। मोहनलाल चिल्लाए, पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं उस आदमी को ढूंढूंगा। मैं उसे चीर दूंगा। सुबह के करीब प्रिया ने आंखें खोलीं। उसकी से आंखें अब दर्द और थकावट से धुंधली थीं। उसने धीरे से कहा, माँ, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे क्या हुआ है? शांति देवी कमरे में दौड़कर आईं और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगीं। प्रिया, मेरी बच्ची माँ यहीं है। तुम जाग गईं। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमज़ोर आवाज़ में कहा, माँ, मेरे पेट में दर्द है। मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मोहनलाल पास खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया, बेटी, डरो मत, पापा यहाँ हैं। पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसने क्या किया? प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी और फिर वह रोने लगी। पापा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि एक बार मैं सो रही थी और मुझे दर्द महसूस हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह सुनकर मोहनलाल ने अपना प्रिया सिर पकड़ लिया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगे। प्रिया के मासूम शब्द उसके माता पिता के दिलों में चाकू की तरह चुभ गए। शांति देवी ने अपनी बेटी को गले लगाकर चिल्लाया, प्रिया, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें किसने दर्द दिया? क्या तुम्हें कुछ याद है? कृपया माँ को बताओ। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि एक बार मैं घर पर सो रही थी। मुझे पेट में दर्द महसूस हुआ। मैं डर गई थी, लेकिन मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। मोहनलाल उठ खड़े हुए और चिल्लाए, शांति, क्या यह घर पर हुआ? हमारे घर में कौन आया? मेरी बच्ची के साथ ऐसा किसने किया? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शांति देवी चौंक गईं। उनकी आवाज़ कांपने लगी। क्या मतलब? कहीं घर का ही कोई तो नहीं है? भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्रिया की हालत की खबर शांतिपुर गांव में फैल गई, जिससे पूरा समुदाय स्तब्ध और गुस्से में था। पुलिस ने अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो इस मामले के प्रभारी थे, अस्पताल में प्रिया के परिवार से मिलने आए। उन्होंने मोहनलाल से पूछा, मोहन जी, प्रिया अब होश में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोई अजनबी आपके घर आया था? यह बहुत गंभीर मामला है। हमें अपराधी को ढूंढना ही होगा। मोहनलाल ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, साहब, मुझे नहीं पता। हमारा घर गरीब है, बहुत कम लोग आते जाते हैं। सिर्फ मैं, शांति, राहुल और प्रिया ही रहते हैं। मैं खेत पर जाता हूँ। शांति कबाड़ बीनने जाती है। राहुल ज़्यादातर समय प्रिया के साथ घर पर रहता है। मुझे किसी पर शक नहीं है। इंस्पेक्टर सिंह ने नोट किया और धीमी आवाज में कहा, शांत रहिए, हम जांच करेंगे।
लेकिन आपने कहा कि राहुल प्रिया के साथ घर पर रहता था। हमें उससे मिलना होगा। यह मामला सीधा नहीं है। अपने बेटे का नाम सुनकर मोहन लाल चौंक गए और चिल्लाए, राहुल, यह असंभव है। राहुल प्रिया का भाई है, वह ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस उस पर शक न करे। शांति देवी रोने लगी। साहब, राहुल 15 साल का है। वह बहुत किले राहुल यह है, सीधा है, यह असंभव है। इंस्पेक्टर सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में शक की एक झलक थी। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हम जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, लेकिन हमें सुराग खोजने के लिए राहुल से पूछना होगा। प्रिया के होश में आने के बाद अस्पताल के कमरे का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण हो गया था। प्रिया बिस्तर पर सिमटी हुई लेटी थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। मोहनलाल ने अपनी पत्नी शांति की ओर मुड़कर गुस्से में कहा, शांति बेटी कह रही है कि यह घर पर हुआ। हमारे घर में कौन था? मेरे, तुम्हारे और राहुल के अलावा घर में कौन था? शांति देवी चौंक गईं। उनके हाथ कांपने लगे। आप क्या कह रहे हैं? कहीं राहुल तो नहीं? नहीं, यह असंभव है। वह प्रिया का भाई है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मोहनलाल ने दीवार पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, असंभव है। मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन प्रिया घर पर कह रही है। राहुल के अलावा और कौन था? मुझे उससे पूछना होगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो पास ही खड़े थे, सब कुछ नोट कर रहे थे। उन्होंने मोहनलाल से कहा, मोहन जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें। हमें राहुल से मिलना होगा, सब कुछ साफ साफ पूछना होगा। मोहनलाल गुस्से से भरे हुए गांव लौटे। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने अपने 15 साल के बेटे राहुल को बरामदे में सहमा हुआ बैठा पाया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, राहुल, यहाँ आओ, पुलिस तुम्हें बुला रही है। क्या तुम्हें प्रिया के बारे में पता है? राहुल ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में घबराहट थी। पापा, क्या हुआ? मैंने सुना है कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। उसे क्या हुआ है? मोहनलाल ने राहुल का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तुम नाटक कर रहे हो। प्रिया गर्भवती है, 10 साल की उम्र में गर्भवती है। तुम उसके साथ घर पर रहते थे। सच बताओ, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? राहुल चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया। मैं उसका भाई हूँ। आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मोहनलाल ने राहुल को अपनी साइकिल पर बैठाया और सीधे अस्पताल ले गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो इंस्पेक्टर सिंह राहुल को एक अलग कमरे में ले गए। उन्होंने राहुल से धीरे लेकिन गंभीरता से पूछा, राहुल, डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे तुम्हारी सच्चाई की ज़रूरत है। तुम पिछले कुछ महीनों से प्रिया के साथ घर पर थे। क्या तुमने किसी अजनबी को घर में आते देखा, या क्या तुमने प्रिया के साथ कुछ किया? राहुल अपना चेहरा ढककर रोने लगा। पुलिस साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्रिया के साथ घर पर था। मैं पापा के साथ खेत पर जाता था। मैंने किसी अजनबी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती है। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर सिंह ने राहुल को देखा। उसकी आंखों में घबराहट और सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। उन्होंने आगे पूछा, राहुल, ठीक से याद करो, क्या कभी प्रिया सो रही थी और तुमने किसी को आते देखा या कुछ अजीब सुना? राहुल ने सिर हिलाकर रोते हुए कहा, साहब, मुझे नहीं पता। एक बार मैं खेत से लौटा तो मैंने प्रिया को रोते हुए देखा। मैंने पूछा तो उसने कहा कि पेट में दर्द है। मैंने सोचा कि उसने कुछ गलत खा लिया होगा, मुझे नहीं पता था। इंस्पेक्टर सिंह ने सब कुछ नोट कर लिया। जब राहुल बाहर आया तो मोहनलाल दौड़कर उसके पास गए और उसके कंधे पकड़कर पूछा, राहुल, तुमने पुलिस को क्या बताया? क्या तुमने सच में कुछ किया है? राहुल फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ, मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया। पापा, मेरा विश्वास करो। शांति देवी दौड़कर आईं और राहुल को गले लगाकर रोने लगी, मोहन, मेरे बेटे पर शक मत करो।
राहुल ने कुछ नहीं किया, मुझे उस पर विश्वास है। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो कौन? प्रिया के साथ ऐसा किसने किया? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सिर्फ राहुल के बयान पर नहीं रुके। वह अपनी टीम के साथ शांतिपुर गांव वापस गए और हर कोने की जांच की, पड़ोसियों और प्रिया के घर आने जाने वाले लोगों से बयान लिए। माया आंटी, जो सबसे करीबी पड़ोसी थी, ने पुलिस को बताया, मोहन का घर गरीब है, बहुत कम लोग आते जाते हैं। लेकिन मुझे याद है, मैंने कई बार मोहन के चचेरे भाई सुरेश प्रसाद को आते जाते देखा है। वह बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता था। वह बहुत भला आदमी लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ करेगा। रामलाल काका, जो खेत में काम करते थे, ने कहा, हाँ, सुरेश आता था, लेकिन मैंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। मोहन के घर में सिर्फ जान पहचान वाले ही जा सकते थे। इंस्पेक्टर सिंह ने यह सब नोट कर लिया। उनकी आंखों में शक की एक झलक थी। सुरेश प्रसाद, मुझे इस आदमी से मिलना होगा। सुरेश प्रसाद मोहन का चचेरा भाई था, 45 साल का, जो प्रिया के घर से कुछ किलोमीटर दूर रहता था। वह साइकिल मरम्मत का काम करता था और अक्सर प्रिया के परिवार की मदद करने के लिए आता जाता रहता था, क्योंकि वे गरीब थे। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो सुरेश बरामदे में साइकिल ठीक कर रहा था। इंस्पेक्टर सिंह को देखकर उसका चेहरा घबरा गया। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर सिंह ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सुरेश, हम प्रिया के मामले की जांच कर रहे हैं। मोहन की बेटी, जो 10 साल की उम्र में गर्भवती हो गई। तुम अक्सर उनके घर जाते थे, तुम क्या जानते हो? सच बताओ, हमें जोर जबरदस्ती न करनी पड़े। सुरेश कांपने लगा, उसकी आवाज़ हकलाने लगी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस बच्चों के लिए सामान लेकर जाता था, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश के घबराए हुए रवैये ने इंस्पेक्टर सिंह का शक और बढ़ा दिया। उन्होंने उसे विस्तृत बयान के लिए थाने ले जाने का आदेश दिया। पुलिस थाने में पूछताछ के दबाव में सुरेश आखिरकार सिर झुकाकर रोने लगा। मैं गलत था, यह मैंने ही किया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। इंस्पेक्टर सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, तुमने क्या कहा? तुमने प्रिया के साथ क्या किया? साफ साफ बताओ। सुरेश ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक बार मैं मोहन के घर गया था। वहाँ सिर्फ प्रिया अकेली थी। मुझे वह भोली लगी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने गलती की, मैंने सिर्फ एक बार किया। मुझे नहीं लगा था कि वह गर्भवती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। इस भयानक सच्चाई के सामने आने से कमरे में मौजूद सभी पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर सिंह ने सुरेश का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तुम रिश्तेदार हो, तुमने एक 10 साल की बच्ची को बर्बाद कर दिया। क्या तुम इंसान हो? सुरेश घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। मैं गलत था, मैं अब हिम्मत नहीं कर सकता। मैं डर गया, मैंने छुपाया। मुझे नहीं लगा था कि वह गर्भवती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी माफ़ी उस भयानक अपराध को मिटा नहीं सकती थी। पुलिस ने तुरंत प्रिया के परिवार को सूचित किया। जब इंस्पेक्टर सिंह अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मोहन लाल और शांति देवी को बाहर बुलाया और धीमी आवाज़ में कहा, मोहन जी, हमने उसे ढूंढ लिया है। यह सुरेश आपका चचेरा भाई था जिसने प्रिया के साथ यह किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह सुनकर मोहन लाल जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाए, क्या सुरेश मेरा भाई? उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं उसे मार डालूंगा। वह दरवाजे की ओर भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वह रोते हुए बोले, हे भगवान, वह मेरा भाई था। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? शांति देवी फूट फूट कर रोने लगीं। सुरेश, तू जानवर है। मेरी बेटी 10 साल की है, तूने उसे बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मोहन लाल पुलिस थाने पहुंचे। सुरेश को हथकड़ी में देखकर उन्होंने उसके मुंह पर मुक्का मारा और चिल्लाए, सुरेश, तू मेरा भाई था। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे किया? तू मुझे मार डाल। सुरेश सिर झुकाकर रोता रहा। मोहन, मैं गलत था।
मैं माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैं मरने के लायक हूँ। सुरेश के अपराध की खबर शांतिपुर गांव में फैल गई। पूरा समुदाय गुस्से में था। इसी बीच कस्बे की एक प्राइमरी स्कूल टीचर 35 वर्षीय सुनीता शर्मा ने स्थानीय अखबार में प्रिया के बारे में खबर पढ़ी। एक 10 साल की बच्ची के साथ हुई इस भयानक त्रासदी के बारे में सोचकर उनका दिल बेचैन हो गया। वह कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाती थीं और प्रिया ने उन्हें अपने छोटे छात्रों की याद दिला दी। वह अस्पताल पहुंची और प्रिया को बिस्तर पर सिमटा हुआ और शांति देवी को पास में रोते हुए देखा। सुनीता ने कहा, शांति जी, मैं सुनीता हूँ, कस्बे में एक टीचर। मैंने प्रिया के बारे में सुना और मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके परिवार की मदद करना चाहती हूँ। शांति देवी ने ऊपर देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनीता जी, आप क्या मदद कर सकती हैं? मेरी बेटी बहुत दुख में है। वह सिर्फ 10 साल की है और उसके साथ ये सब हो गया। सुनीता प्रिया के पास बैठ गईं और धीरे से बोलीं, शांति जी, मैं जानती हूँ कि आपका परिवार बहुत दर्द में है, लेकिन प्रिया को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक देखभाल की भी ज़रूरत है। मैं उसकी मदद करूँगी। मैं उसे अपने साथ कस्बे ले जाना चाहती हूँ। मैं उसकी देखभाल करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी। वह अब गांव में नहीं रह सकती। गांव के सब लोग जान गए हैं, उसे और दुख होगा। मोहनलाल ने मुड़कर देखा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। सुनीता जी, क्या आप सच कह रही हैं? मेरी बेटी बहुत शर्मिंदा है। मैं नहीं चाहता कि वह गांव में रहे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूं। सुनीता ने मोहन का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, मोहन जी, सच कह रही हूं। मेरा कस्बे में घर है। मैं प्रिया की देखभाल अपनी बेटी की तरह करूंगी। मैं उसे और दुख नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूं। प्रिया ने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी राहत थी। उसने धीरे से कहा, आंटी, क्या आप सच में मेरे लिए अच्छी हैं? मैं बहुत डरी हुई हूँ। सुनीता ने प्रिया के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। शांति देवी ने सुनीता को गले लगा लिया और रोने लगीं। सुनीता जी, धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। मोहनलाल ने सिर हिलाया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनीता जी, मुझे आप पर विश्वास है। मेरी बेटी ने बहुत दुख झेला है। कृपया उसकी मदद कीजिए। सुनीता की अप्रत्याशित मदद प्रिया के परिवार के लिए आशा की एक छोटी किरण लेकर आई। प्रिया के अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन सुनीता उसे अपने साथ कस्बे ले गईं। प्रिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना मत। मोहनलाल ने मुंह फेरकर आंसू पोंछे। प्रिया, पापा को माफ कर दो। पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। तुम सुनीता आंटी के साथ जाओगी तो पापा को ज्यादा सुकून मिलेगा। सुनीता प्रिया को लेकर गांव से चली गईं। पीछे मोहनलाल और शांति देवी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके दिल में असहनीय दर्द था। प्रिया सुनीता के कस्बे वाले घर पहुंची, जो एक छोटा लेकिन आरामदायक घर था। सुनीता ने प्रिया के लिए एक सोने का कोना व्यवस्थित किया और मुस्कुराकर कहा, प्रिया, अब से यह तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। तुम आराम करो, अब डरो मत। प्रिया ने सिर हिलाया और बिस्तर पर सिमटकर रोने लगी। आंटी, धन्यवाद। मैं सुरेश चाचा को याद नहीं करना चाहती। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। प्रिया, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, तुम भूल जाओगी। मैं वादा करती हूँ। प्रिया की गांव छोड़ने की यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी एक बड़ा काला साया था। भले ही सुनीता थोड़ी रोशनी लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच सुरेश के खिलाफ मुकदमा 1 महीने बाद शुरू हुआ। अदालत खचाखच भरी हुई थी। सुरेश कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा दुबला, हाथ हथकड़ी में और सिर शर्म से झुका हुआ था। न्यायाधीश ने आरोप पढ़े। अभियुक्त सुरेश प्रसाद, 45 वर्ष, ने प्रिया के परिवार के विश्वास का दुरुपयोग किया और उसके साथ दुराचार किया, जिससे पीड़िता 10 साल की उम्र में गर्भवती हो गई।
जिससे गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम हुए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। अभियुक्त सुरेश प्रसाद को 13 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में 18 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने और सुनीता जी के साथ कस्बे में रहने के कुछ दिनों बाद प्रिया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। वह अभी भी रात में डर कर उठ जाती थी और अपनी माँ को पुकारती थी, लेकिन सुनीता के प्यार और देखभाल ने उसके डर को कम करने में मदद की। वह उसे हर दिन अक्षर ज्ञान कराती और कहानियां सुनाती थीं। इस बीच गांव में प्रिया का भाई राहुल गहरे अपराध बोध में जी रहा था। सुरेश को सजा हो गई थी, लेकिन राहुल खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप हो गया था, खेत पर काम करना छोड़ दिया था और अक्सर घर के एक कोने में बैठा रहता था। उसकी आंखें लाल रहती थीं। एक दिन वह चुपके से कस्बे आया। वह प्रिया से मिलना चाहता था। जब वह सुनीता के घर पहुंचा तो प्रिया उसे देखकर चौंक गई और रोने लगी। राहुल भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मैंने सुरेश चाचा को तुम्हें नुकसान पहुंचाने दिया। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने रोते हुए कहा, भैया, मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन मैं डर गई हूँ। मैं चाचा को याद नहीं करना चाहती। राहुल ने अपनी बहन के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दोष नहीं देती, लेकिन मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मैं घर पर था और मुझे पता नहीं चला। मैं इस शर्म के साथ जी नहीं सकता। सुनीता ने राहुल को उठाया और गंभीरता से कहा, राहुल, प्रिया के सामने ऐसा मत कहो। वह भूलने की कोशिश कर रही है, तुम उसे और डरा रहे हो। लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी बहन को आखिरी बार देखकर बोला, प्रिया, मुझे माफ कर दो, अपना ख्याल रखना। और फिर वह घर से भाग गया। सुनीता उसके पीछे भागी, लेकिन राहुल एक छोटी सी गली में गायब हो गया। उस रात मोहन लाल और शांति देवी खबर सुनकर कस्बे पहुंचे। उन्होंने हर जगह राहुल को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगली सुबह शांतिपुर गांव से बुरी खबर आई। राहुल का शव गंगा नदी के किनारे मिला था। उसने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। उसकी जेब से एक छोटा सा कागज मिला, जिस पर लिखा था, पापा, माँ, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं प्रिया की रक्षा नहीं कर सका। मैं इस शर्म के साथ जी नहीं सकता। प्रिया, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा भाई। यह खबर सुनकर मोहन लाल जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाए, राहुल मेरे बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? पापा को माफ कर दो। शांति देवी अपने पति के पास गिरकर रोने लगीं। राहुल मेरे बेटे, मैंने तुम्हें खो दिया। जब प्रिया ने अपने भाई की मौत की खबर सुनी तो वह सुनीता की गोद में गिरकर रोने लगी। राहुल भैया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने आपको दोष नहीं दिया था। मैं चाहती थी कि आप जिए। राहुल की अचानक मौत उस परिवार के दिल में एक आखिरी चाकू की तरह चुभ गई, जिसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। राहुल के अंतिम संस्कार के बाद प्रिया सुनीता के साथ कस्बे लौट आई, लेकिन अपने भाई को खोने के दुख ने उसे बदल दिया था। वह अब मुस्कुराती नहीं थी, बल्कि चुपचाप अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठी रहती थी। उसकी आंखें खाली थीं। सुनीता ने उसे दिलासा दिया, प्रिया, तुम्हें जीना होगा। राहुल भैया नहीं चाहते कि तुम दुखी रहो। धीरे धीरे सुनीता के धैर्य ने प्रिया को थोड़ी ताकत वापस पाने में मदद की। एक शाम जब सुनीता उसे एक छोटा निबंध लिखना सिखा रही थी, प्रिया ने अचानक लिखा, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जैसे छोटे बच्चों की मदद कर सकूं। मुझे राहुल भैया की याद आती है, मैं उनके लिए जीऊंगी। सुनीता ने यह पढ़कर रो दिया। प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो। मुझे तुम पर गर्व है। प्रिया कमज़ोर रूप से मुस्कुराई। राहुल की मौत के बाद पहली बार उसने अपने दिल में आशा की एक छोटी सी किरण महसूस की। समय बीतता गया।
प्रिया ने सुनीता की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल जाने लगी और अपनी मेहनत से जल्द ही कक्षा में सबसे होशियार छात्रों में से एक बन गई। गांव में मोहन लाल और शांति देवी चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे थे। राहुल की मौत का दुख हमेशा उनके साथ रहा, लेकिन प्रिया का ठीक होना उन्हें जीने की वजह देता था। वे अक्सर कस्बे जाकर उससे मिलते थे। हर बार जब वे अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखते तो उन्हें थोड़ी रोशनी मिलती। एक शाम प्रिया ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, पापा, माँ, मैं अब नहीं डरती। मैं राहुल भैया के लिए और आप दोनों के लिए एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। मोहन लाल रो पड़े। प्रिया, तुमने ऐसा कहकर मेरे दिल को सुकून दिया है। प्रिया की कहानी किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक साधारण शांति से समाप्त हुई, जो एक ऐसी लड़की ने हासिल की जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। 10 साल की उम्र में गर्भवती होने की भयानक त्रासदी से लेकर जिसके पीछे का रहस्य हर किसी को रुला देता था। प्रिया ने दर्द, शर्म और नुकसान को पार कर जीवन का अर्थ फिर से पाया। सुरेश, जिसने उसका बचपन छीन लिया, उसे जेल की सजा हुई, लेकिन वह प्रिया के नुकसान की भरपाई नहीं कर सका। उसका भाई राहुल पश्चाताप में चला गया, जिससे उसके माता पिता के दिलों में हमेशा के लिए एक दर्द रह गया। मोहन लाल और शांति देवी, जो त्रासदी के सामने असहाय थे, प्रिया के लिए आखिरी सहारा बने। और सुनीता, जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, ने प्रिया को बिना शर्त प्यार से उस खाई से बाहर निकाला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दर्द क्रूर हो सकता है, लेकिन इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। प्यार, धैर्य और करुणा ने उन्हें इस सबसे बुरे समय से निकलने में मदद की। प्रिया उस दिन में वापस नहीं जा सकती थी जब वह नदी किनारे गाती थी, लेकिन उसने जीना चुना और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।